हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वर्ब के बारे में। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने वर्ब को अच्छे से कवर किया था। तो आज फिर से एक बार हम लोग वर्ब की वीडियो लेकर के आए हैं और वर्ब के बहुत सारे कंसेप्ट को जो है वो हमने अच्छे से समझा था पिछली वाली वीडियो में। लेकिन आज फिर से हम लोग आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम लोगों ने वर्ब्स के बारे में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब्स की डेफिनेशंस को पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब को पढ़ा था और समझा था कि मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये भी बताया था कि डू की फॉर्म कैसे काम करती है, बी की फॉर्म कैसे काम करती है और एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ये पहचानेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है या फिर हमारी कौन सी मेन वर्ब है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग कुछ और ज्यादा, जैसे जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल्स होंगे या फिर फाइनाइट वर्ब्स हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे, क्या होती हैं ये। और कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर आप एकेडमिक में हैं, कंपटीशन में हैं और आपने इन बातों को जाना भी होगा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं या फिर जो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं, जीरेंड होते हैं, कैसे काम करती हैं और हम इनको कैसे पहचानेंगे जब अगर हमारे एग्जाम में अगर ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और पिछली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के वहां देख सकते हैं कि वर्ब को हमने अच्छे अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, और उसकी डेफिनेशंस को समझा है और बहुत सारे कंसेप्ट को भी हमने वहां पर कवर किया हुआ है। लेकिन आज की फिर से इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है वर्ब्स के बहुत सारे कंसेप्ट को, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है। और उसके बाद हम लोग बारी बारी से बहुत सारी चीजों को जैसे डिफाइन करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप एकेडमिक में हैं या फिर कोई सा भी इंग्लिश की ऐसी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर वर्ब्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था कि कोई सेंटेंस जो होता है वो बिना वर्ब के नहीं बन सकता। पिछली वाली वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझा था कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब्स के नहीं बन सकता। कुछ चीजें मैंने आपको बताया था, जैसे एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इस बात को आपको समझना है कि एक सेंटेंस में मोस्टली चीजें यही होती हैं। और अगर वर्ब ही सेंटेंस के अंदर नहीं होगा तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। जिसमें वर्ब नहीं है मतलब वो सेंटेंस कैसा है? वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। समझ आया? बात समझ में आ गई? तो अब हमें एक बात तो ये समझ में आ गई कि बिना वर्ब के क्या है, एक पॉइंट हमने समझ लिया, बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। आप इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था, मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप जाकर के हमारी पिछली वाली वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था जो पिछला वाला जो मैंने पढ़ा था। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके आगे कि कैसे पार्टिसिपल्स काम करते हैं, जीरेंड कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया था। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में भी क्या था, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, यानी कि ये तो वर्ब हो गया हमारा। और उसके बाद फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नंबर एक फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फाइनाइट वर्ब की। ऐसी वर्ब जो सारी वर्ब होती हैं, क्या कहा मैंने? ऐसी वर्ब जो सारी वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, वो सारी वर्ब क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं। बात क्लियर हो गई? अब बात आती है कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? तो ये इसका एक क्या एक पार्ट है, यहां से निकली हुई है ये सारी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो पहला कंसेप्ट हम लोग क्या जाना, लिख लीजिए इसको आप। पहला कंसेप्ट इसका ये है कि दुनिया की सारी वर्ब फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ? दुनिया की सारी वर्ब क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं। दूसरा कंसेप्ट इसका क्या है? फाइनाइट वर्ब का जो सेकंड हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि टेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे कि मैंने आपको टेंसेस डिवाइड में भी पढ़ाया हुआ है और एक सिंगल वीडियो भी टेंसेस की मैंने आपको डाली हुई है यूट्यूब पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो सा भी टेंस अगर आपको नहीं आता है। तो टेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इसके सारे रूल्स कैसे काम करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आप डिटेल में आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। तो क्या कहा मैंने? फाइनाइट वर्ब्स, दुनिया की जितनी भी वर्ब्स होती हैं, चाहे वो हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई या फिर मेन वर्ब हो गई, ये सारी वर्ब क्या होंगी? फाइनाइट वर्ब होंगी। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि टेंसेस के सब रूल इस क्या है, टेंसेस के सारे रूल्स फाइनाइट वर्ब के अंदर काम करते हैं। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया? टेंसेस के जितने भी नियम होते हैं, जी हाँ, मैंने क्या बताया आपको, टेंसेस के जितने भी नियम होते हैं वो सब फाइनाइट वर्ब्स के अंदर काम करेंगे। ठीक है। और इसका एक कंसेप्ट और है, वो ये है कि ये क्या करते हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग, लिख देता हूं मैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग, ऐसे लिख देते हैं, ये टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। क्या लिखा मैंने? ये टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। अब बात ये आती है कि सर टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे ये बदल जाएंगी? तो ये ऐसे बदल जाएंगी, देखो, टाइम के अकॉर्डिंग मतलब अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर ये बात हो रही है कि कोई भी कार्य किया गया था, तो ये बात जो किया गया था मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या करेगा, फाइनाइट वर्ब्स के अंदर वो बात पास्ट में ही की जाएगी, मतलब वहां पर उसकी सेकेंड फॉर्म काम करेगी। ठीक है। उसके बाद क्या था कि अगर पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे ये चेंज होगी, जैसे अगर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो फिर वो अपने आप फाइनाइट वर्ब्स के अंदर क्या होगा, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो इज लगा देगा, मतलब सिंगुलर का यूज कर देगा। अगर काफी सारे व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है तो अपने आप वो सेंटेंस किसमें बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। इतना क्लियर हुआ? दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी है, टेंसेस के सारे टेंसेस के जितने भी रूल्स होते हैं वो सब फाइनाइट वर्ब्स के अंदर काम करते हैं, और जितनी भी वर्ब्स होती है वो सब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती है। कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, सारी वर्ब्स भैया फाइनाइट वर्ब्स होती है। टेंसेस के जितने भी नियम होते हैं वो सब इसके अंदर लगते हैं, और टाइम और पर्सन दो चीजें याद रखना, टाइम के अकॉर्डिंग मतलब समय के अनुसार, पर्सन के अनुसार ये क्या होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स बदल जाती हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए हम एक बार सेंटेंस से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, ही इज माई ब्रदर। क्या लिखा मैंने? वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अब आप समझो, एक एक चीज समझेंगे। ही क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। इज क्या है, इज हमारी क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या कहा था कि दुनिया की सारी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब सारी वर्ब्स में तो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, मेन वर्ब भी हो गई, लेकिन यहाँ पर कौन सी वर्ब आई है, इज। इज कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। तो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद अब आप देखो क्या कहा था मैंने कि पर्सन, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो पर्सन के अकॉर्डिंग ही ये क्या करेंगे, ये वर्ब्स बदल जाएंगी। अगर मैं कहता कि यहाँ पर प्लूरल्स के बारे में बात होती, ठीक है, दे आर माई ब्रदर्स, वो हमारे भाई हैं, तो आर हो जाता, क्योंकि बहुत सारे भाई के बारे में बात हो रही थी। पर्सन के अकॉर्डिंग देखो बदल गया कि नहीं बदल गया। यहाँ पर सिंगुलर के बारे में बात हो रही तो भैया उसने क्या कर दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी। अगर यहाँ पर क्या होता, प्लूरल्स के बारे में बात की गई होती सेंटेंस के अंदर, तो वो अपने आप क्या कर देगा, प्लूरल्स लगा देगा। बस यही तो है कि टाइम और पर्सन के अनुसार बदल जाना, और है क्या। उसके बाद वर्ब्स कौन सी आ रही है, मेन वर्ब आ रही है या फिर सिंगुलर आ रही है, वो सारी जो वर्ब्स हैं वो फाइनाइट वर्ब्स के अंदर काम करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे एक प्लूरल वाला देख लेते हैं, वी आर
वी आर लाफिंग। राइटिंग थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। वी आर लाफिंग, ठीक है। क्या लिखा मैंने? वी आर लाफिंग। अब आप देखो, आर क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मैंने आपको पहले ही पिछली वाली वीडियो में पहचानना बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो आर हमारा क्या है भैया? इज है, मार, वाज वर, हैज हैव, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब, जैसे मैंने आपसे बोला था, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए इंजीनियर, आई एम ए लॉयर, आई एम ए टीचर। तो मैं जो हूं, कहने का मतलब है कि मैं जो हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो ये हेल्पिंग वर्ब बोलूंगा ना, आई एम ए डॉक्टर, है ना। एम लग रही है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब पिछली वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और अगर जो जैसे कि कोई एक्शन जहां पर हो रहा है, स्पीक बोलना, मैं बोल रहा हूं, टीच पढ़ाना, लर्न सीखना, तो ये क्या है? ये एक्शन हो रहा है। और जब एक्शन हो रहा है, जहां एनर्जी वेस्ट हो रही है, जहां एक एनर्जी भी लग रही है, वो भी एक वर्ब है। और कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि ही इज माई ब्रदर। इसका दूसरा आपने सेंटेंस उदाहरण लिया है, वो क्या है? वी आर लाफिंग। अब देखो आर क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब आ गई। जो कंसेप्ट तो वही है ना, नियम तो वही है ना, कि दुनिया की सारी वर्ब, तो सारी वर्ब में भैया हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई। और यहाँ पर कौन सा मैंने लगाया? हेल्पिंग वर्ब लगाया है। और लाफिंग भैया, वी आर लाफिंग, हम सब हंस रहे हैं। अपने आप इसने बदल दिया, हम सब हंस रहे हैं। जब हम सब मतलब एक सिंगुलर नहीं है, यहाँ प्लूरल है, तो इसने अपने आप क्या कर दिया? अपने आप इसने प्लूरल वाली क्या कर दी? हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, वो सब देखो फॉलो हो रहे हैं। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई। पहला हमारा नियम क्या हो गया? फॉलो हो गया। टेंसेस के सारे रूल्स लग रहे कि नहीं लग रहे? क्या ऐसा हुआ हमने ही के साथ एम लगा दिया, ही एम माई ब्रदर? नहीं लगाया ना। जिसके साथ जो लगता है भाई, हम उसके साथ वही लगाएंगे। आई के साथ हमें पता है, आई के साथ एम लगता है, तो हमने एम लगाया। ही के साथ इज लगता है, और सी के साथ इज लगता है, ठीक है। इट के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है। ये तो नियम है ना, टेंसेस का नियम है। तो भैया टेंसेस के सारे रूल्स लग रहे हैं इसके साथ, ठीक है। ये टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग भी बदलने हैं। अगर प्लूरल है, अगर कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल ही काम करेगा और प्लूरल ही वर्ब हमारी आएगी। और अगर सिंगुलर है, तो देखो सिंगुलर ही वर्ब आई हुई थी। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग बात कोई पास्ट में अगर हो रही है, तो ये अपने आप पास्ट में उसको टेंस को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी होती हैं फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। क्या बोला मैंने? ये हमारी फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब होती हैं, तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। इनको हम तीन कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहली है हमारी इन्फिनिटिव, दूसरा है हमारा जेरंड, जेरंड, और थर्ड है पार्टिसिपल। इसको याद रखना। इनको तीन कैटेगरीज में क्या किया है? डिवाइड किया हुआ है। नंबर एक क्या किया है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो गया। उसके बाद जीरेंड हो गया। उसके बाद क्या होगा? पार्टिसिपल, ठीक है। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब देखो कई लोग पूछ रहे होंगे या फिर मन में ये सोच भी रहे होंगे कि भैया फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये तो चलो ठीक है पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद नॉन फाइनाइट ये क्या मतलब चीज है? नॉन फाइनाइट इसकी जरूरत क्या पड़ गई? नॉन फाइनाइट की यही काफी था। तो इसकी जरूरत देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी दुनिया की जितनी भी जो वर्ब्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि अब दुनिया की सारी वर्ब्स में तो हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, मेन वर्ब भी आ गई, तो यहां से ही निकली है मेन वर्ब, सीधा डायरेक्ट यहां से ही निकली है एम बी, यानी कि मेन वर्ब निकली है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स काम कर गई हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, किसमिस खाई होगी हम लोगों ने, ठीक है। तो जो किसमिस होती है, किसमिस नहीं, अंगूर तो खाए होंगे, उल्टा बता दिया मैंने, अब आप समझ गए होंगे। अंगूर हम लोगों ने खाए हैं, ठीक है। अंगूर से ही बनती है क्या? किसमिस बनती है। अंगूर से ही किसमिस बनती है। तो एक बात बताओ, क्या किसमिस जो किसमिस होती है क्या एकदम आ जाती है?
नहीं आती ना, बनती कहाँ से? अंगूर से। ये फाइनाइट वर्ब अंगूर हो गए हमारे, किसमिस क्या होगी? जो यहाँ से भी चीजें जो बनाई गई है वो हमारी किसमिस होगी, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी। हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को ही अच्छे से एक बार डिफाइन करेंगे। तो इतना अगर समझ में आया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के फिर हम लोग चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेन वर्ब। क्या बोला मैंने? अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेन वर्ब के बारे में। अब बात आती है कि भैया ये मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेन वर्ब होती हैं, है ना? इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको एक बार समझ लेते हैं मेन वर्ब। सॉरी। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती हैं? आप लोगों ने मेन वर्ब जैसे पढ़ी होंगी, या फिर मैंने आपको बता भी दिया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे काम करती हैं। तो देखो, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं ये, जैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये बड़ा इंजन है ना? छोटे इंजन कौन कौन से होती हैं? जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हमारे पास एक एरोप्लेन है ना? और उस एरोप्लेन में एक बड़ा सा इंजन लगा होता है जिससे एरोप्लेन चलता है, या फिर जो एरोप्लेन का मेन पार्ट है, या फिर जो मेन कार्य करता है ना, उस एरोप्लेन के अंदर जो मेन अहम भूमिका निभाता है, ये सबसे बड़ा इंजन। उसके साथ साथ भी मैंने आपको बताया था कि उसके साथ साथ क्या होता है कि छोटे छोटे दो इंजन और लगे होते हैं, वो उसकी सहायता करने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? यहाँ पर जो बड़ा हमारा जो इंजन है, जो बात हो रही है, मतलब वो हमारी मेन वर्ब है, और उसके साथ साथ दो जो छोटे छोटे इंजन है, मतलब वो हमारी क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो छोटी छोटी जो इंजन लगे होते हैं, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और मेन वर्ब के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर ये तो चलो ठीक है प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। वेंट मतलब गया, मतलब बात वही है, जाने के बारे में भी बात हो रही है। उसके बाद गॉन मतलब जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने एक वर्ब लिखी है आपके पास, गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना होता है। मतलब ये हमारा क्या है? ये अभी प्रेजेंट में कोई बात हो रही है। ठीक है, ये हमारी किस में बात हो रही है? प्रेजेंट बात हो रही है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। अब यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है, वही हमारी बस नॉन फाइनाइट वर्ब होती है भैया। उसके अलावा हमें कुछ आगे सीखना ही नहीं है। और आगे जो भी हम बताएंगे ना, जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या है, वो हम अच्छे से यहाँ से समझ लेंगे। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि जो यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म, और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, इतना क्लियर होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म को अगर हम पढ़ेंगे, स्पीक, लाफ, लर्न। देखो, ये क्या बताया मैंने? स्पीक मीन्स होता है बोलना, लाफ होता है हंसना, और लर्न होता है क्या? सीखना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इससे पहले हम टू भी लगा देंगे। टू स्पीक, टू लाफ, और टू लर्न। इतना क्लियर हुआ? समझ आया? टू स्पीक, टू लाफ, और टू लर्न, मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं?
जब टू लगाते हैं तो ये वर्ब हमारी क्या हो रही है, काउंट हो रही है। क्या बताया मैंने, जब हम टू लगाते हैं तो ये वर्ब हमारी काउंट हो रही है। ये यूज कैसे होगी, या तो नाउन के रूप में इस्तेमाल हो सकती है या वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी। कितना क्लियर हुआ, या तो नाउन के रूप में इस्तेमाल होगी या फिर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वांट टू स्टडी। अब देखो, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई वांट टू स्टडी, मैं स्टडी करना चाहता हूं। लेकिन इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा मतलब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। सीधे सिंपल सिंपल बात हो रही है, आई वांट टू स्टडी मतलब मैं स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो स्टडी हमारी क्या है, मेन वर्ब है ना, और उसके साथ टू लगा दिया, ये ही हमारा हो जाता है क्या, इन्फिनिटिव। यही हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। इसको हम बिना टू के नहीं पढ़ सकते। आई वांट स्टडी नहीं बोलेंगे, आई वांट टू स्टडी। तो जो टू लगा है ये भी हमारा वर्ब का काम कर रही है। मतलब अब एक सेंटेंस में दो वर्ब, देखो एक सेंटेंस में क्या है, ये भी हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना स्टडी। लेकिन इससे पहले हमने एक एक क्या लगा दी, टू लगा दी। मतलब टू बोलकर ही हम इसको पढ़ेंगे। और जिस जो हमारा कार्य करता है इन्फिनिटिव का, किसका काम करता है, इन्फिनिटिव का काम करता है। इसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इसको ध्यान से सुनना। एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब नहीं आ सकती। क्या काम है, एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब का, हम चाहे कितना भी बड़ा हमारा सेंटेंस क्यों ना हो, उसके अंदर हम क्या नहीं करेंगे, दो मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उससे पहले जब हम उसको दो दो मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए हम उससे पहले टू लगा देंगे, जो हमारा इन्फिनिटिव कहलाएगा। अगर इतना समझ में आया हो तो बताओ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, एक सेंटेंस के अंदर दो क्या नहीं लगा सकते हम, मेन वर्ब नहीं हो सकती, उससे पहले टू लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने स्पीक बोला था, उससे पहले टू लगाया, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव का काम करेगा। ठीक है, टू इन्फिनिटिव का काम करेगा। तो जब भी टू लगाते हैं तो मतलब वो हमारी क्या है, वर्ब काउंट होगी, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होगी। मैंने बोला जब एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब नहीं हो सकती, तो फिर टू लगा दिया भैया। अब आप बोलोगे सर स्टडी तो मेन वर्ब है, टू हमारा ये भी मतलब इसके अंदर भी ये भी वर्ब का काम करेगी, तो क्या ये दो मेन वर्ब होगी, नहीं, ये टू हमारी वर्ब काउंट होगी, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होगी। और मेन वर्ब तो एक ही है, एक सेंटेंस के अंदर दो मेन वर्ब नहीं आ सकते, इस बात को हमेशा याद रखो। उससे पहले अगर टू लगाया है तो मतलब वो वर्ब तो काउंट होगी, लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी। और वो किसका काम करेगी, इन्फिनिटिव का काम करेगी। इतना क्लियर हुआ। तो यही था जो हमने वहां पर लिखा था कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरेट क्या होता है। एक बात हमें समझ में आ गई, इन्फिनिटिव अच्छा ये चीज होती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे दिया। ठीक है, अब बात आते हैं थर्ड फॉर्म्स के बारे में, एक बार समझ लेते हैं। थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, थर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है। ये भी हमारे क्या करते हैं, ये तो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाएंगी ये, या फिर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाएंगी। अब बात आती है कि सर एडजेक्टिव पढ़े ही नहीं, पढ़ा देंगे, नहीं पढ़े हैं तो बस एडजेक्टिव को एक बार हिंदी में इंग्लिश में एक बार समझ लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। विशेषण क्या होते हैं कि जो किसी की क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएं, विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इसमें कोई एडजेक्टिव है ही नहीं। भैया मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो अच्छा हो गया, वो हमारा क्या एडजेक्टिव है ना। हाँ? बात समझ में आ रही है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो गया। मतलब इसी का ही पार्ट होता है, जब हम इसके आगे और पढ़ेंगे। तो इतना समझो कि एडजेक्टिव उल्टा हो जाएगा, काला एडजेक्टिव है उसका उल्टा हो जाएगा गोरा, उल्टा एडजेक्टिव है उसका उल्टा, मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा। काला गोरा उल्टा सीधा, जिस किसी का उल्ट अपोजिट हो जाए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, बस इतना हमारा याद रखना। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या हो सकता है, वर्ब हो सकती है या फिर एडजेक्टिव हो सकती है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ब्रोकन विंडो। ब्रोकन विंडो भैया टूटी हुई है खिड़की, सीधी भी तो हो सकती थी, सही भी तो हो सकती थी, टूटी हुई है उल्टा हो गया, यानी कि ये हमारा क्या एडजेक्टिव है, इसी तरह काम कर रहा है। क्या है थर्ड, ये थर्ड फॉर्म हमारी होगी भैया। थर्ड फॉर्म में हमेशा हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गो वेंट गॉन, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है ना, तो बस वही है ना। सेम वही है। ब्रोकन विंडो मतलब थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है। और भी देख लेते हैं, पेंटेड डोर, डोर कैसा है, पेंटेड किया गया है।
पेंटेड डोर्स, पेंटेड डोर है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, थर्ड फॉर्म के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसके बारे में, ये वर्ब हो सकती है हमारी या नाउन हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी पार्टिसिपल्स होती हैं। ये वर्ब की तरह काम भी करेंगी या फिर नाउन की तरीके से काम करेंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, द राइजिंग सन, क्या लिखा मैंने, द राइजिंग सन। जीरंड, ये जीरंड का काम कर रही है। जीरंड क्या होती है, जीरंड हमेशा नाउन की तरह और वर्ब की तरह इस्तेमाल की जाती है। जैसे जीरंड में नाउन पढ़ा था, उसमें साथ हमेशा आईएनजी लगाते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरंड, ये जीरंड का काम कर रही है, ठीक है। और भी एक एग्जांपल है वो हम लिख लेते हैं, द लाफिंग चाइल्ड, द लाफिंग चाइल्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीरंड का काम कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स काम कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है। मतलब जो क्या बोलते हैं, बच्चा जो है वो हंस रहा है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हमारा काम कर रहा है। यही हमारा जीरंड होता है, जो वर्ब और नाउन की तरह क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब आप एक चीज पकड़ पा रहे होंगे, जो वहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स में मैंने आपको कुछ बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में तीन मैंने जो आपके पॉइंट लिखे थे। नंबर एक इंफिनिटिव लिखा था, वो मैंने आप पढ़ लिया यहाँ पर। उसके बाद पार्टिसिपल्स मैंने आपको बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ही होता है। उसके बाद जेरेंट लिखा था, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे काम करती है वो भी मैंने पढ़ लिया है। वो वर्ब या एडजेक्टिव की तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, गो, वेंट, गॉन, इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, वो ही क्या होती है हमारे, ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं, मैंने मेन पॉइंट ये था हमारा कि एक सेंटेंस के अंदर क्या दो मेन वर्ब आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जब नहीं आ सकते तो उससे पहले हम टू लगा देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मेन वर्ब का पार्ट, जो हम लोगों ने अच्छे से एक बार कवर कर लिया है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए। इसी के कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है, लिख लो आप। जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वो है इन्फिनिटिव पर्पज को दिखाता है। नंबर 1, इन्फिनिटिव पर्पज को दिखाता है, पर्पज को दिखाता है। मतलब इन्फिनिटिव मैंने पढ़ लिया ना यहाँ पर, अभी जो लिखा था। तो इन्फिनिटिव जब जिस किसी में आ जाएगा तो वो किसको दिखाएगा, उद्देश्य को दिखाएगा, कोई ना कोई सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, इसको समझेंगे एक बार। एक मेन हेडिंग है जो आप अच्छे से समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव जो है वो पर्पज को ही दिखाएगा। सेकंड लिखो, जीरंड, ये हमेशा नाउन दिखाता है। जीरंड, जीरंड क्या करता है, नाउन दिखाता है, हमेशा नाउन को दिखाता है। यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा था जीरंड के बारे में, तो वो क्या कर रहा था, हमेशा नाउन को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इतने पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो आपको अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम कर लेते हैं, जो पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग। तो पहला एग्जाम्पल्स हम लोग लिखेंगे, मनीष वॉज, मनीष वॉज रियली वेड, क्या लिखा मैंने, मनीष वॉज रियली वेड एट गार्डनिंग, एट गार्डनिंग। मनीष वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग, क्या है इसका मतलब। अब यहां पर हम एक एक चीज को अच्छे से तोड़ेंगे, पढ़ेंगे। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, ठीक है। अब देखो, पूरा तोड़ने का मतलब है कि एक एक चीज समझेंगे इसके अंदर है क्या। मनीष क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉच क्या है, वर्ब है। उसके बाद ऐड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक प्रोपोजिशन होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गार्डनिंग, ये ही है हमारा जेरंड, क्या है, जेरंड, भैया गार्डनिंग कर रहा है, ठीक है। उसने जो गार्डनिंग की थी वास्तव में कैसी थी, वो खराब थी। अब देखो, मनीष वॉज रियली बैड एट गार्डनिंग। अब देखो, जीरेंट हमारा, मैंने क्या बोला था, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा और आईएनजी भी होगा, तो ये हमारा जीरेंट हो गया, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। सेकंड लिख लेंगे हम लोग, सेकंड लिखो, मनी जस्ट वांटेड टू गो अब्रॉड,
या ये लिखो सेकंड, मैं अभी लिख देता हूँ इसको, एक मिनट। आई हैव जस्ट सीन अ ड्रंक मैन, देखो, आई हैव जस्ट सीन अ ड्रंक मैन। इसके अंदर बताओ क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। आई हैव जस्ट सीन क्या है, आ ड्रंक मैन। कैसे करेंगे हम इसको, बताओ। अब देखो, आई हैव, एक हैव हो गया, एक सीन हो गया, एक ड्रंक मैन हो गया। आई क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट एक तरीके से, मतलब प्रोनाउंस लिखा हुआ है। उसके बाद हैव क्या, हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, बताया था मैंने, इज एम आर वाज वर हैज हैव। जस्ट सी, सीन क्या हमारा मैन वर्ब है। क्या एक सेंटेंस के अंदर दो मैन वर्ब आई है, नहीं आई है। एक हेल्पिंग वर्ब आई है, एक मैन वर्ब आई है। हाँ, हमारा आर्टिकल से हटा दो। उसके बाद ड्रंक मैन, ये हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म वाला, थर्ड थर्ड फॉर्म वाला क्या है हमारा, पार्टिसिपल्स है। थर्ड फॉर्म वाला पार्टिसिपल्स है, पता है ना, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक बोला था ना मैंने। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म लगी हुई है हमारी ड्रंक, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा है ना, अभी जो पढ़ा है वही समझ में आ रहा है कि है हेल्पिंग वर्ब है, सीन एमबी है, मतलब मैन वर्ब है, और ड्रंक मैन मतलब ये थर्ड फॉर्म लिखी है, देखो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिखी है ड्रंक। तो यहां से मैंने ये पहचान लिया कि ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट है, जो सेंटेंस के अंदर हम एक एक चीज को अच्छे से समझते जा रहे हैं। तो अब इस वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके वर्ब्स के बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, और उसके बाद पहली वाली वीडियो में भी हम लोगों ने वर्ब्स की डेफिनेशन को, उसके अलावा उसके बहुत सारे कंसेप्ट को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लेकिन अब हम आगे और ऐसे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जो चीज आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट करके वहां बता सकते हैं कि हमें ये वाला जो पार्ट है वो समझ में नहीं आ सकता, दोबारा फिर से उसी पर वीडियो बना देंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो समझ में आया है उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दीजिए, वहां पर जाकर के वर्ब्स जरूर आती हैं, वर्ब्स को पढ़िए, और जो चीज समझ में नहीं आती उसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेंसेस, ये 12 टेंसेस मैंने आपको वीडियो पर पूरे पढ़ाए हुए हैं। एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बाद कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। उसके बाद एक घंटे की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप जाकर के टेंसेस की वीडियो देखो। उसके बाद मैं तो कहता हूँ, अगर आपको हमारे मतलब जो मैंने पढ़ाया है अगर समझ में आ रहा है, और आपको जहां से भी आप टेंसेस सीखना चाहते हो, यूट्यूब पे भरमार है टेंसेस की वीडियो। आप सबसे पहले क्या करो, टेंसेस को क्या करो, उसको सीखो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। एक सेंटेंस का आप कहीं ज्यादा, जैसे कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया, नेगेटिव बना लिया, इंटेरोगेटिव बना लिया, अपने मन से दुनिया भर के सेंटेंस आप उसको मन में सोचो, उसको लिखो, और कम से कम बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कैसे आईएनजी कहाँ थर्ड फॉर्म लगानी, कहाँ, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले छोटे छोटे सेंटेंस को बनाओ, उसके बाद फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज करो, और धीमे 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 में टेंसेस को इतना मजबूत कर लो जहां पर आप समझ सको कि कहाँ पर कौन सी बात की जा रही है, कहाँ कौन सा टेंसेस लगने वाला है, कौन से टेंसेस का रूल लगने वाला है, ठीक है। तो जब आप टेंसेस क्लियर होंगे तो वर्ब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, आप सारी चीजों को एकदम कंसेप्चुअल तरीके से समझोगे कि कौन सी चीजें किस तरीके से काम कर रही है। आज की इस वीडियो में हम केवल इतना रखते हैं, वर्ब्स के अपने जो भी टॉपिक थे वो कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की और सारे पार्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।